हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी वीडियो जिसमें सामान्य हिंदी से ओवरऑल मिला के 70 बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सवाल आपको कवर कराएंगे, जिसमें क्वेश्चनों का मोड रहेगा MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय टाइप के, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है, निम्न पत्रिकाओं में से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? कवि वचन सुधा, सरस्वती पत्रिका, कल्पना या ज्ञानोदय। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। तो देखिए, इन पत्रिकाओं में से कवि वचन सुधा को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रकाशित किया था। और कब किया था? 1868 ईस्वी में प्रकाशित किया था। ठीक है, सही आंसर आपका ए विकल्प के साथ में चला जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? छायावादी युग से है, शुक्ल युग से है, या छायावादोत्तर युग, या द्विवेदी युग? तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त का संबंध किससे है? द्विवेदी युग से, है ना। ऑप्शन यहाँ डी राइट है। इस युग से संबंधित जो अन्य कवि हैं उसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, है ना, जिसे हरिऔध के नाम से भी जानते थे, श्रीधर पाठक जी, राम नरेश त्रिपाठी जी आदि शामिल हैं। सवाल नंबर 3 देखते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक के भेद होते हैं 8। अब गंगा हिमालय से निकली यानी कैसी बात हुई? बात हुई अलगाव की, है ना। अलगाव यानी अलग हुआ मामला। तो ये किस कारक की विभक्ति होता है? से जो होता है ना, वो कर्ण कारक की विभक्ति भी आती है, कर्ण कारक की विभक्ति, लेकिन यंत्र आएगा उसमें। लेकिन गंगा हिमालय से निकली है, अपादान कारक की कंडीशन बन जाएगी। ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 4 करिए, ठीक समय पर आ जाना वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना कैसा कारक है ना। देखिए, यहाँ वर्ड आया है पर, ठीक समय पर। अब जो पर होती है वो कंडीशन बनती है अधिकरण कारक की, मैं, पर, ऊपर, भीतर इत्यादि जैसी कंडीशन, ठीक है ना। तो कर्म कारक की विभक्ति होती है को, करण कारक की विभक्ति से, लेकिन यंत्र आएगा इसमें। संप्रदान जहां को, है ना, को प्रतिस्थापित कर दे कौन? के लिए, यानी के लिए का यूज होगा इसमें, ठीक है। सवाल नंबर 5 देखिए, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो पर, फिर से वही अधिकरण कारक है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। सवाल नंबर 6, निम्न में से किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग है? उपसर्ग जो दूसरे शब्द के आदि अर्थात प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें। संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं? संस्कृत में उपसर्ग 22, उर्दू में 19, हिंदी में 10 या 13, इनमें से, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए, अभी प्लस आगत, या अप प्लस पवित्र, बद प्लस नाम, उर्दू का उपसर्ग पूछ रहा कौन सा है इसमें से? सवाल नंबर 6 है। तो देखिए भाई, तो इसमें जो बद उपसर्ग दिया हुआ है ना, बद प्लस नाम, बद उपसर्ग होता है उर्दू का, बाद बाकी, है ना, ये जो है अनुज, अभ्यागत, अपवित्र, अपवित्र जो है, ये इसमें हो जाएंगे संस्कृत के उपसर्ग, है ना। आगे बढ़ते नेक्स्ट, सम उपसर्ग से निष्पन्न कौन सा है? यानी जिसमें सम उस उपसर्ग जो है वो शामिल है। तो देखिए, इसमें आप लोग तोड़ सकते हो, सम उपसर्ग जो है वो इसमें शामिल है, यानी सम प्लस कार इक्वल टू बनता है संस्कार। तो इससे निष्पन्न सम यही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा, तो इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? ये होगा लुटेरा का, तो ये लूट प्लस एरा, लूट प्लस एरा, ये वाला एरा बनेगा, इसलिए एरा बिल्कुल राइट है। कमेरा, चितेरा, पथेरा, लुटेरा आदि में जो प्रत्यय होगा वो एरा होगा, ए वाला। सवाल नंबर 9 को पूरा कर दीजिए। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान का आप लोग पूरा करिए। कैसे? हैजा एक कैसा रोग है? आक्रामक रोग है, अभिक्रामक रोग है, संक्रामक रोग है, या अतिक्रामक रोग है? तो जो हैजा है ना, वो संक्रमण के द्वारा फैलता है, इसलिए एक संक्रामक रोग है। ऑप्शन यहाँ तीसरा बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 10 देखिए, त्रुटि का चयन करिए, किस विकल्प में त्रुटि है? तुम इस समय मुझे बेफजूल, है ना, तुम इस समय मुझे बेफजूल बातें नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ तुम के जगह क्या आना चाहिए था? तुम्हें इस समय, तो तुम की जगह तुम्हें आना चाहिए था, इसलिए ए वाले पार्ट में ही त्रुटि है। ए ऑप्शन राइट है। सवाल नंबर 11 करते हैं, फिर से त्रुटि फाइंड करिए। गुलामी की दास्तां मनुष्यता पर एक कलंक है। तो यहाँ
किस विकल्प में त्रुटि हो सकती है? तो देखिए, गुलामी की दास्तां या गुलामी मनुष्यता पर एक कलंक है। गुलामी की दास्तां क्या है? गुलामी ही कह सकते हो, तो इसमें ए पार्ट में ही त्रुटि है। ठीक है, गुलामी और दास्तां एक जैसा वर्ड है, दोनों समानार्थक है। अगला सवाल देखिए, दिए गए प्रश्नों में से पर्यायवाची बताइए, कामदेव का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? अनंग, मनोज, है ना, ममंथ, इनमें से कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है? कामदेव का पर्यायवाची इनमें देखिए, पर्यायवाची जो है अनंग भी होता है कामदेव का, मनोज भी होता है, यहाँ मनंत जो दिया है ये भी होता है, ये नहीं होता। तो क्वेश्चन में करेक्शन करिएगा। नीचे दिए गए प्रश्नों में पर्यायवाची स्वरूप 4 शब्द दिए गए, उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची उसका नहीं है? तो मिरीची नहीं है। अनंग, मनोज, ममंथ ये सब कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा मार, है ना, ये भी होता है, काम भी होता है, तो कामदेव के, है ना, इनमें से नहीं है मरीचि। आगे देखिए, वैश्या को पतित न समझा, वैश्या को पतित न समझें का कोई हमें अधिकार नहीं, है ना। तो यहां आप बताइए, यहां आप बताइए कि यहां क्या आप कह सकते हो इसके लिए? वैश्या को पतित न समझें का हमें कोई अधिकार नहीं, उसको उसका कोई हमें अधिकार नहीं है। तो वैश्या को पतित ना, तो इसके लिए मतलब वारांगना कह सकते हो, वारांगना। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 14 को करते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? कमल का पर्यायवाची जलज, पीयूष, पीयूष किसका है? अमृत का पर्यायवाची जल्दी, समुद्र का पर्यायवाची जल्द, जल्दी का, और ये जो जलज है ना, ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल देखिए, आभरण जो पर्यायवाची शब्द है वो किसका है? देखिए, कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं पद्म, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कंज, राजीव, अरविंद, शतदल, अंबुज, सर्चिस, नलिन, पुष्कर और पुंडरीक। ये सब कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आभरण पूछा है, आभरण किसका पर्यायवाची? तो ये आभूषण का है, गहना, आभरण, आभूषण, है ना, ये सब अलंकार, विभूषण, जेवर। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? दिनकर, दिवाकर, सूरज या महेंद्र, है ना। तो देखिए भाई, इनमें से दिनकर भी है, दिवाकर भी है, सूरज भी है, महेंद्र नहीं है। क्योंकि जो महेंद्र है ना, वो इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, इंद्र, पुरंदर, है ना, देवराज, सुरपति। चलिए अगला, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सवाल नंबर 17। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो वो होता है गौ। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द जो है वो गौ होता है। ठीक है, चलिए, हाँ ये नहीं पूछ रहा है, निम्न में स्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो गौ नहीं है, यही तो मैं गौर कर रहा था, गौ तो ये नहीं है। त्रिदशाल्य, त्रिदेव और नाक ये सब स्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें और भी हो जाएंगे, है ना। ये गौ की जगह होना चाहिए था, ये हो जाता, ये वाला, ये है स्वर्ग का पर्यायवाची, लेकिन जो गौ है ये गाय का पर्यायवाची शब्द। धेनु, सुरभि, भद्रा, रोहिणी ये सब जो है वो गाय के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आ जाओ। सवाल नंबर 18। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? तो नेत्री पुल्लिंग यानी कि फीमेल कंडीशन, इसका मेल क्या बनेगा? नेता, नेता, नेत्री। ठीक है, आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग की पहचान करिए मेरा और मेरी लगाने से, या जा रही है, खा रही है, ऐसा लगा दीजिए, है ना। मेरी वेदना, मेरी वेदना, है ना। चलिए, तो मेरी से बना है, मेरी वेदना इतनी दुखी है, तो ए ऑप्शन। मेरा वेद, मेरा ब्रह्म, मेरे ब्रह्म, मेरा चित्र, तो ये सब मेरा से बना है, लेकिन मेरी से यही बना है, तो इसलिए स्त्रीलिंग है। अगला सवाल, ओम को किस तरह का स्वर कहा जा सकता है? तो मैंने आपको 3 प्रकार के स्वर बताए हैं, है ना। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिसे मूल स्वर भी कहते हैं, ये एक मात्रिक होते हैं, ये 2 मात्रिक, और जो प्लतु स्वर होते हैं वो राम, ओम इत्यादि जैसे बोलने में काम आते हैं। संस्कृत के स्वर होते हैं प्लतु, तो इसलिए बी विकल्प बिल्कुल इस सवाल में राइट माना जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। सवाल नंबर 21। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण नहीं है? कौन सा नहीं है घोष? तो घोष वर्ण इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, ट नहीं है घोष वर्ण, बाद बाकी सभी हैं घोष।
आगे बढ़ते, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? ठीक है ना, तो कौन सा जाना जाता है, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? तो ओ, ए या ए, इनमें से कौन सा है? ठीक है, इनमें से कौन सा है बहुवचन के रूप में जो जाना जाता है? तो ये सारे के सारे है ना, ये सभी इसमें सही हो जाएगा। सभी प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाने जाते हैं। तो ये अन्य विकल्प जो ना, ये आप कर लीजिए इसे ऑल विकल्प, यानी उपयुक्त सभी, ऑल ऑप्शंस ऐसे मान लो। ठीक है, अगला सवाल, नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन करो। आदि का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए, आदि का मतलब होता है शुरू, इसका विलोम शब्द हो जाएगा अंत। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? अपेक्षा का विलोम शब्द, देखिए अपेक्षा करना किसी से, ठीक है, और दूसरा उसकी उपेक्षा करना, तो अपेक्षा का उपेक्षा विलोम हो जाएगा। सवाल नंबर 25, निर्देश दिए गए प्रश्न में अशुद्ध वर्तनी का विकल्प जो है वो कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, इसमें सही बताइए। देखिए, अधीन ठीक लिखा हुआ, आवश्यकता ठीक लिखा हुआ है, आलाप भी ठीक लिखा हुआ है ना, लेकिन ये जो व्यावसायिक लिखा हुआ ना, ये गलत लिखा हुआ है। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है फिर? व्यावसायिक, ये इसकी शुद्ध वर्तनी है व्यावसायिक, ठीक है, जो मैंने लिखा है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 26, नीचे दिए गए 4 शब्दों में जिनमें एक वर्तनी शुद्ध है, त्रिदोष किस विकल्प में बिल्कुल सही लिखा हुआ है? तो त्रिदोष लिखा जाता है त्रिदोष, है ना, त्रिदोष। अब इसमें जो षटकोण वाला से आएगा वही बनेगा, ए विकल्प राइट है। अगला सवाल 27 नंबर क्वेश्चन, गले के नीचे उतरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गले के नीचे उतरना बताइए। तो हजम करना क्या हो सकता है? गले के नीचे उतरना, तो इसमें क्या हो सकता है? गले के नीचे नहीं उतर रही, तो गले के नीचे, गले के नीचे उतरना, तो इसका मतलब क्या है? समझ में ना आना, समझ में ना आना, तो गले के नीचे उतरना का मतलब समझ में ना आना। आगे, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों की सही विकल्प चुनिए। आकाश से बातें करना, इसका मतलब क्या है? तो आकाश से बातें करना का मतलब होता है बहुत ऊंचा होना। सवाल नंबर 29, चांद पर थूकना, तो देखिए चांद पर भाई थूका जा सकता है क्या? नहीं, तो चांद पर थूकना का मतलब होता है निर्दोष पर कलंक लगाकर उसे बदनाम करना। ठीक है, सवाल नंबर 30 करिए, उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े, है ना, तो इसका जो सही मुहावरा है वो क्या होगा? इसका मुहावरा हो जाएगा, जादू वही जो सिर चढ़ बोले, उपाय वही जो सफल और श्रेष्ठ हो। ठीक है, सवाल नंबर 31, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों के लिए सही जो विकल्प है उसका चयन करिए। बात का धनी, तो एक विकल्प में बताइए या फिर आप लोग चुनिए बात का धनी, उसके लिए आप क्या कह सकते हो? तो वायदे का पक्का वही है बात का धनी। आगे, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण की पहचान, पहले सर्वनाम आएगा, ठीक है, फिर संज्ञा, फिर बताई जाएगी विशेषता। तो बताइए इसमें से कौन सा है? तो पहले सर्वनाम, फिर संज्ञा, और फिर बताई विशेषता की चालाक है, यह लड़का बहुत चालाक है, यही है, इशारा भी दे दिया, सार्वनामिक संकेतवाची विशेषण है। आगे, आधा बाटे या अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, तो इसका मतलब क्या है? अंधा भी अगर रेवड़ी बांट रहा है ना तो अपनों को ही दे रहा है, इसका मतलब सिर्फ अपने लोगों का ही भला करना। अगला सवाल नंबर 34, धड़ाधड़ बिक रही हैं पुस्तकें, यहाँ धड़ाधड़ क्या है? तो धड़ाधड़ मैंने बताया था, धड़ाधड़ बिक रही हैं, तो बिकना क्या है? क्रिया, उसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है धड़ाधड़। अगला सवाल 35 नंबर, राम ने खाना खाया होगा, है ना, खाया होगा में कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है इसमें जरा बताओ। अब इसमें मैंने आपको क्रिया का बताया था, खाया होगा संदिग्ध वाली बात है, इसलिए यहाँ कौन सा संदिग्ध भूत हो जाएगा, बिल्कुल राइट। आगे देखिए, मन को आनंदित करने वाला उसे एक विकल्प में क्या कह सकते हो? जो मन को आनंदित करते कर दे, तो देखिए मन को अगर कोई मोह ले तो मोहित हो जाएगा, लेकिन मन को आनंदित किया है तो वो मनोरंजक चीज है, तो मनोरंजक हो जाएगा बिल्कुल। मन को आनंदित करने वाले के लिए एक शब्द मनोरंजक कहते हैं, मनोरंजक का अर्थ होता है जो मनोरंजन से भरा हुआ हो। ठीक है, याद रखो। अगला सवाल 37 नंबर, वह जो किसी का उपकार नहीं मानता, यानी किसी का किया गया कोई उपकार नहीं मानता, तो उसे एक शब्द में कहते हैं कृतघ्न, है ना, कृतज्ञ जो किया गया उपकार मान ले।
आगे रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में कौन सा अलंकार है? सिली मुख, देखिए सा सी सम समान अगर आ जाए, है ना, तो रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी, यहाँ सही आंसर हो जाएगा, है ना, मुखधारी। इसमें मुख में उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार, इसलिए डी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 39। काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सवाल नंबर 39 बताइए। तो देखिए, जब वाक्य में एक शब्द का दो बार प्रयोग हो, काली घटा का घमंड घटा, है ना, तथा दोनों बार, एक बार घटा कम हो जाएगा, एक बार घटा का मतलब बादल से हो जाएगा, तो वहां जो अलंकार होता है यमक अलंकार होता है। ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, घनाक्षरी छंद कौन सा? 40 नंबर क्वेश्चन। जो घनाक्षरी होता है दोस्तों, ये वार्णिक छंद होता है, ठीक है ना, वार्णिक मात्रिक, तो उनमें से वार्णिक छंद होता है घनाक्षरी। सवाल नंबर 41 देखो, चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहा जाता है? जिसमें चारों चरण समान होते हैं तो उसे सममात्रिक छंद का नाम दिया जाता है। ए विकल्प राइट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, घनाक्षरी छंद के किस, है ना, घनाक्षरी जो छंद है वो किस वर्ग में शामिल किया जाता है? तो घनाक्षरी वार्णिक छंद में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कागा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो कागा का, देखिए कागा का तत्सम रूप होता है काक, तो ऑप्शन यहाँ बी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल करिए, सवाल नंबर 44। बहनोई शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? बहनोई का तत्सम तो वो है भागिनी पति। भागिनी मतलब बहन का पति, याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा? सवाल नंबर 45 देखो, तद्भव शब्द कौन सा है? तो वो है भैया हींग, है ना, ऑप्शन सी, है ना। तो याद रखना, ये यहाँ जो हींग है इसका तत्सम रूप क्या होता है? तो वो होता है हिंगू, याद रखो हिंगू। अगला सवाल, सवाल नंबर 46। भूषण किस रस के श्रेष्ठतम कवि जो है वो माने जाते हैं? रसों की संख्या कितनी? 9। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8, ठीक है ना। भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? तो सही आंसर है भूषण रीतिकाल के 3 प्रमुख कवियों में से एक है। रीतिकाल में जब कवि श्रृंगार रस में रचना कर रहे थे तो वीर रस की प्रमुखता से रचना कर भूषण ने अपने को सबसे अलग साबित किया था, इसलिए भूषण जो है वो, यानी भूष में काम करना जो है ना, वो वीरों का काम है, तो इससे भी जोड़ सकते हो। आगे आइए, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, है ना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है रति। श्रृंगार रस की शुद्ध वर्तनी ये है। सवाल नंबर 48 देखो, निम्न में से किस में अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुस्वार का प्रयोग किस में नहीं हुआ? गंगा, चंचल, देखिए अनुस्वार का मतलब बिंदी ये वाली, है ना, तो अनुस्वार देखिए इसी में नहीं हुआ, नहीं में, ठीक है ना, याद रखो। गंगा में भी है, चंचल बोलते समय, ठंडा में भी है, नहीं में, है ना, नहीं में को अनुस्वार थोड़ी ना आएगा। आगे सही क्रम, आप लोग इसका सही क्रम लगाइए कि क्या लग सकता है इसका सही क्रम। 49 नंबर, वश में कर लिया है घातक रोग तक को भी, बीमारी से लेकर विज्ञान ने छोटी से छोटी, तो सबसे पहले आएगा विज्ञान ने छोटी से छोटी। 4 नंबर आया छोटी से छोटी, बीमारी से लेकर, छोटी से छोटी बीमारी से लेकर, यानी 4 के बाद में 3 नंबर, फिर बीमारी से लेकर, है ना, घातक रोग तक को भी, यानी कि 2 नंबर, और फिर आएगा 1 नंबर। 4 3 2 1, इस प्रकार से क्रम बन जाएगा। 50वां नंबर देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए एक विकल्प में आप लोग क्या कहोगे? तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है उसे कहते हैं अनव्यागत। अनव्यागत, याद रखना, जो पीढ़ी से पीढ़ी चला आ रहा है ना, उसे अनव्यागत कहते हैं, याद रखो एक शब्द में। 51, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, ये वाक्य कैसा है? आपने बुलाया होता तो अवश्य आते। 53 नंबर क्वेश्चन आ गए, तो ये कैसा वाक्य है? ये संकेत है, आपने बुलाया ही नहीं इसलिए हम आए नहीं, ठीक है भैया। अगला, माता जी को, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, माता जी को प्रणाम, माता जी को प्रणाम, ऑप्शन यहाँ सी राइट है। अगला सवाल देखिए, त्रुटि छांटिए, किस विकल्प में त्रुटि है? पहचानिए किस विकल्प में यहाँ पे त्रुटि है या नहीं है। देखिए, अपने सेवानिवृत्त साथी, ठीक है, की विदाई के अवसर पर दफ्तर के लोगों ने, यहाँ तक तो ठीक है, हर्ष विभोर होकर, हर्ष विभोर होकर भाषण दिए, तो देखिए हर्ष विभोर होकर, ये यहाँ इसी में गलती है, ठीक ना, हर्ष विभोर, ये यहाँ डी विकल्प में जो है वो त्रुटि है ना। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, प्रशासनिक संदर्भ में पैरालाइसिस जो है इसका हिंदी रूप क्या होगा? तो पैरालाइसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए पैरालाइसिस का मतलब है, प्रशासनिक संदर्भ में बताना है, रोगों के संदर्भ में नहीं, तो उसका मतलब होता है ठप्प करना किसी को।
अगला शुद्ध वाक्य बताइए। युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध मनाया जा रहा है। तो इसका शुद्ध रूप क्या है? युद्ध हो रहा है। ऑप्शन यहाँ सी राइट है। सवाल नंबर 58 देखिए। निम्न विकल्पों में एक वाक्य की वाक्यांश दिए गए हैं, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करिए। त्रुटिपूर्ण भाग कौन सा है? रामचरितमानस भक्ति काल की श्रेष्ठतम। तो देखिए, श्रेष्ठतम लगाने की जरूरत नहीं है, वो श्रेष्ठ लगा दोगे काफी है ना। रामचरितमानस भक्ति काल की श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ है ना, सबसे श्रेष्ठ या श्रेष्ठ, सबसे भी लगाने की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस भक्ति काल की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है, इतना काफी है। अगला, निम्नलिखित में से द्विगु समास का चयन करिए। द्विगु समास जिसे संख्यावाची भी कहते हैं। तो देखिए, ये रहा एकांकी, एक अंक, तो एक का द्विगु समास की पहचान है, प्रथम पद संख्यावाची होता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव की पहचान है, प्रथम पद जो है वो अव्यय होगा या उपसर्ग शामिल होगा। तो आ प्लस मरण, ये रहा, इसी में अव्यय शामिल है। आगे देखिए, सरासर में कौन सा समास है? सर आ सर, तो सरासर में कौन सा समास है? सवाल नंबर है 61। तो देखिए, सरा, तो सरा वर्ड कैसा है? अव्यय वर्ड है, इसलिए अव्यय विभाव समास है सरासर में। अगला देखिए, मूल्यांकन में कौन सा समास है? मूल्य का अंकन, मूल्यांकन है ना, तो मूल्य का अंकन, तो मूल्यांकन जो है एक योगरूढ़ शब्द भी है। ठीक है, चलो, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, मूल्य अंकन। अगला, द्रग चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? द्रग चल, तो इसका मतलब हो जाएगा द्रंग चल है ना, द्रंग चल, तो द्रंग प्लस अचल, अचल, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट, अन्वेषण का सही शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? य रह के साथ में आधा अक्षर, तो संधि है यण, ठीक है ना, तो अन्वेषण यानी अनु प्लस एषण हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 65 देखिए। इति अंत है ना, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इति अंत है ना, तो आप बताइए इसमें कौन सी हो जाएगी संधि? तो इसमें ई प्लस ए का रूल है। ई प्लस ए संधि कौन सी है? यण संधि, बी विकल्प सही है ना। और इसका बनेगा क्या? ये बनेगा ई प्लस ये, इत्यंत बनेगा। और ये जो ई प्लस ए है वो मिलकर क्या बनेगा? ई प्लस ये बनेगा मिलके। 66, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो ये मान्यता प्रदान की गई थी 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं राष्ट्रीय, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। ठीक है ना, याद रखना, मूल व्यंजन 33 है, इसके अतिरिक्त 2 उच्छिप्त व्यंजन हैं, 2 आयोगवाह हैं, 4 संयुक्त अक्षर हैं, 11 मूल स्वर हैं, और टोटल वर्णों की बात करूँ तो 52 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। 68 नंबर सवाल, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो जो हिंदी खड़ी बोली है वो सौरा सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है ना, और ये खड़ी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। सवाल नंबर 70 देखिए। 69, निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? तो पदबंध का जो भेद है उनमें से कौन सा नहीं है? अव्यय पदबंध जो है वो पदबंध का भेद नहीं है। एक से अधिक पदों का समूह जो व्याकरणिक रूप को अभिगत करता है, व्यक्त करता है, पदबंध कहलाता है। पदबंध के 5 भेद हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है। 70 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? लुड्डित व्यंजन बोल दो, प्रकंपित व्यंजन बोल दो, जिसे बोलते हैं रै, रै, जिसे बोलते समय जीभ जो है वो वाइब्रेट करे, कंपन करे। ठीक है,